और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गया है। ईरान की शर्तों और अमेरिका के दबाव के बीच समुद्री रास्ते को लेकर टकराव और गहरा गया है। ट्रंप के मुआवजे वाले बयान के बाद तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि बिना शर्त कोई समझौता नहीं होगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ईरान के सैन्य नेतृत्व में कई आमूलचूल बदलाव कर दिए हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि क्या कूटनीति हॉर्मुज का रास्ता खोलेगी या दुनिया एक बार फिर बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है। आइए ताजा घटनाक्रम पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ ईरान हॉर्मुज को खोलने के लिए शर्तों की फहरिस्त लंबी करता जा रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी दबाव की रणनीति तेज कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मांगों को खारिज करते हुए हॉर्मुज पर अमेरिकी नौसेना का पूरी तरह से नियंत्रण होने का दावा कर दिया है। ईरान की हॉर्मुज खोलने की शर्तों में युद्ध का मुआवजा भी शामिल है, लेकिन अब ट्रंप ने उल्टे ईरान से ही मुआवजे की मांग रख दी है। उनका कहना है कि ईरान को अपने पुराने कदमों और कथित नुकसान के लिए मुआवजा देना होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि ईरान से उन झगड़ों के लिए हर्जाना वसूला जाएगा जिनमें तेहरान शामिल था। ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि फिलहाल अमेरिका बातचीत से ज्यादा आर्थिक दबाव बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया कि सिर्फ ओमान के साथ किसी संभावित समझौते से हॉर्मुज को दोबारा खोलना आसान नहीं होगा। तेहरान का कहना है कि समुद्री मार्ग को खोलने के लिए अमेरिका को हर हाल में उसकी शर्तें माननी होगी। साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने कहा कि जो अमेरिका युद्ध की शुरुआत में बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर रहा था, वही 20 दिन बाद ईरान से बातचीत की अपील करने लगा। अमेरिका के साथ गहराते तनाव के बीच सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ईरानी सैन्य ढांचे में बड़ा बदलाव कर युद्ध के मैदान में अपनी नई रणनीति के संकेत दिए हैं। IRGC कमांडर मोहसिन रजाई को सुप्रीम नेशनल काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के बाद 6 सैन्य कमांडो की नियुक्ति भी की है। सुप्रीम लीडर ने मेजर जनरल अब्दुल्लाही को ईरानी सशस्त्र बलों का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। साथ ही ब्रिगेडियर जनरल किमयार्स हैदरी को ईरानी सशस्त्र बलों का डिप्टी चीफ बनाया है। ईरान में 6 नए कमांडरों की नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब ईरान कई बड़े फैसलों के मोड़ पर खड़ा है। जानकारों के मुताबिक ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब ईरान कई बड़े फैसलों के मोड़ पर खड़ा है। समझौते की कमजोर होती उम्मीदों का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप और शर्तों की राजनीति ने तनाव को बढ़ा दिया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या कूटनीति के जरिए हॉर्मुज का रास्ता खुलेगा या फिर दुनिया को लंबे समय तक ऊर्जा संकट की आशंका का सामना करना पड़ेगा। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, जो लेटेस्ट शिप ट्रैकिंग डाटा है हॉर्मुज को लेकर के, वो कहता है कि करीब, कल की हम बात करें तो 6 शिप वहां से पास हुए हैं, तो ये करीब करीब रुका हुआ है हॉर्मुज। और इस सब के बीच ईरान और ओमान के बीच में बातचीत तो चल रही है, लेकिन ईरान कहता है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तों को नहीं मानेगा वो हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। अमेरिका ने अपनी शर्तें रख दी हैं, अमेरिका कहता है कि हॉर्मुज पूरे उसके नियंत्रण में है। क्या होगा हॉर्मुज का भविष्य? चंद्रशेखर जी, बड़ा ही मुश्किल सवाल का है जिसका जवाब तो मेरे ख्याल से किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि बार बार बातचीत से उम्मीद जगती है। क्योंकि अभी ईरान की तरफ से भी बयान आया कि जब हमारे कि ईरान और ओमान की बातचीत से हॉर्मुज को खोलने का रास्ता निकल रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी उनका संदेश आया कि हमारी शर्तें हैं जो कि अमेरिका को माननी होगी, तभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा। तो वहां ईरान में, और साथ में जैसा कि आपने कहा कि वहां काफी मिलिट्री का खासतौर से IRGC
की और मिलिट्री सिक्योरिटी सिस्टम में बदलाव भी किए गए। तो एक वहां पे मेरे ख्याल से ईरान की अगर मैं बात, तो वहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज में वो जा रहे हैं, क्योंकि वहां जैसा मालूम है नए सुप्रीम लीडर वहां पे आए हैं। तो एक तो अपनी वो भी छाप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो अपने पिता के साये में थे और उसके लिए उन्होंने बदलाव किए हैं और वहां गैप भी निकले थे। और दूसरा क्या है कि वहां जो प्रेसिडेंट है ईरान के प्रेसिडेंट, वो नेगोशिएशन चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं इकोनॉमिक, क्योंकि वहां इकोनॉमिक हालात ईरान की खराब है। लेकिन जो IRGC है वो हार्डलाइन है और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके पास एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग चिप एक तरीके से मैं कहूं तो वो मिल गई है। तो उसको वो आराम से छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो उनकी शर्तें हैं उनको मान लिया जाए, तभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप वो भी अपना शर्तों का जैसा बहुत उन्होंने बना ली है कि उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, ईरान जो है रीजनल जो इंटरफियरेंस कर रहा है उसको रोक दे, उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उनको रोक दिया जाए। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पिस रही है, एनर्जी मार्केट है वो पिस रहे हैं। जैसा कि आपने अपनी आंकड़ा दिया कि 8 या 10 शिप मुश्किल से निकल रहे हैं, जबकि फरवरी से पहले 150-160 शिप वहां से गुजर। तो अब जो हालात है उसमें लग रहा है कि लड़ाई तो खैर नहीं हो रही है, क्योंकि ईरान भी लड़ाई नहीं चाह रहा है, यूएस भी लड़ाई नहीं चाह रहा है, लेकिन रास्ता भी नहीं खुल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस किया कि भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अमेरिका का पूरी तरह से दाव दबाव है और ये खुला हुआ है। लेकिन जो प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको हम देखेंगे कि प्रैक्टिस एक्चुअल में क्या हो रहा है। जैसा कि आपने डेटा में बताया कि मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है, कारण चाहे कोई भी हो। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी बंद है और उसका जो है खमियाजा इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको उठाना पड़ रहा है और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। साहब, इस सब के बीच अगर हम रणनीति की बात करें तो दोनों पक्षों की रणनीति बहुत साफ है, दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन पहले झुकता है। ईरान का इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर में जो सामान है वो कैस्पियन सी के रास्ते वहां तक सामान पहुंच रहा है। अमेरिका में होम पॉलिटिक्स को आप देखें तो लगातार डेमोक्रेट जो हैं वो ट्रंप पे हमले कर रहे हैं इसको लेकर के। तो ऐसे में क्या लगता है कौन इसको लंबा खींच पाएगा, कौन पहले झुकेगा, क्या कुछ कहेंगे आप? एक्चुअली ये सारी जो कश्मकश है ये इसी बात पर है कि कौन झुकेगा, किसमें ज्यादा कैपेसिटी। जहां तक ईरान की बात है, ईरान बहुत बुरी हालत में है, लेकिन उनको क्या है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना क्या पड़ रहा है कि अगर कोई कोशिश करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पास करने की, तो उनमें वो एक ड्रोन भेज दिया, एक मिसाइल भेज दी, उससे लोगों में डर पैदा हो। लेकिन अमेरिका को अपना ब्लॉकेट बनाने के रखने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है, एम्यूनिशन खर्च करना पड़ रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि एक कैस्पियन सी के थ्रू भी एक रूट खुल गया है उनका, अमेरिका रशिया के थ्रू उनके पास में रसद और सब बेसिक सामान आ रहा है। तो दूसरा क्या है कि मैं जो कहना चाहता हूं कि ईरान को 40-50 साल हो गए हैं इन सैंक्शन से गुजरते, तो उनको पता है, उनको आदत एक तरीके से करने में पूरी सिस्टम बना लिया है उन्होंने कि सैंक्शंस के साथ में कैसे रहा जाए। तो उनकी कैपेसिटी जो है जो इकोनॉमिक हार्डशिप को सहन करने की वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, तो खर्चा बहुत हो रहा है उनका, दूसरा वहां मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं और जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी पोजीशन जैसा कि हम जानते हैं अखबारों में आ रहा है वीक है और तेल की कीमत अमेरिका में बढ़ रही है जो कि आम जनता वहां की उसको पसंद नहीं कर रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है बहुत कम है। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफकोर्स कहते हैं कि मेरे को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अंतर तो पड़ता है क्योंकि उनके जो साथ के लोग हैं वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। जो कांग्रेसमैन है और या सेनेटर हैं जो रीइलेक्शन के लिए जा रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि जल्दी से जल्दी आप उसका समझौता करिए। तो एक तरीके से दबाव प्रेसिडेंट ट्रंप को, मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ज्यादा है निस्बत ईरान की। सर, तीसरा सवाल यह है कि ईरान के अंदर में जो वहां पर लोग आवाज उठा रहे हैं, ईरान की जनता के जो लोग आवाज उठा रहे हैं या पहले जो वहां पर प्रदर्शन हुए थे,
वहाँ पर जो लोग पकड़े गए थे, कई लोगों को एग्जीक्यूट वहाँ पर किया गया है। ईरान लगातार जो उनका विरोध कर रहा है इस्लामिक रिजीम का, वहाँ पर लोगों को उनके साथ अन्याय कर रहा है, उनके साथ बर्बरता कर रहा है। और इसको किस तरह से आप देखेंगे? क्या मुस्तबा खामनेई अपनी जो शिया क्लेरिकल रिजीम वहाँ पर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इस बहाने, जो अमेरिका के साथ जिस तरह से तनाव है उसको लेकर के? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुस्तफा खामनेई जो है, मुस्तफा खामनेई अभी नए लीडर बने हैं, तो वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं जी। और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके अगेंस्ट जो भी उनका विरोध कर रहे हैं उनको दबाया जाए पूरी तरह से। इसीलिए उन्होंने आईआरजीसी में भी चेंज किए हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी चेंज किए, तो अपनी पहचान बनाने के लिए कि जो उनके लॉयल है वो वहां पर उनके स्थापित हों, और जो उनका अपोज कर रहा है उसके खिलाफ वो बड़ी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है, क्योंकि वहां ईरान में हम जानते हैं कि रजीम थोड़ा किस तरह का वहां रजीम है और किस तरह से वो इंटरनल डिजाइन को कंट्रोल करते हैं, वहां से खबर भी बहुत कम आ पाती है। लेकिन साफ दिख रहा है कि जो मुस्तफा खामनेई है वो अब पूरी तरह से एक्शन लेने के मोड में आ गए हैं, क्योंकि शायद उनको जब चोट लगी थी तो इनएक्शन में थे और उनका खबर कुछ नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से आप देखें तो ईरान में वो अपना टोटल कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पेजेश्किन जो है, जो कोशिश कर रहे थे, वो मिलने भी गए थे, उनसे बातचीत भी हुई है, जो अखबारों में वहां के ईरान के में आया है। लेकिन वो अब उनकी ज्यादा नहीं चल पा रही है, क्योंकि आईआरजीसी की लीडरशिप भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। और ये भी हम जानते हैं कि उन सुप्रीम लीडर को जो बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा है आईआरजीसी का रहा है। तो जो हार्डलाइनर है उनका कंट्रोल इस वक्त ज्यादा। सिंघल साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।